बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास है मैथमेटिक्स का बुक। ये क्लास 9 का बुक है फॉर ग्रेड 9, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे 8 में। इसमें टोटल 17 चैप्टर्स है और 17 में से हम लोग जो है 8.5 या 8 चैप्टर जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 8 क्लास में, और जो 9 चैप्टर रह जाते हैं वो हम लोग वो हम 9th में पढ़ेंगे। सही है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबसे पहले कि क्लास 8 में कौन कौन से चैप्टर हम लोगों ने पढ़ने हैं और क्लास 9 में कितने पढ़ने हैं, और क्लास 8 में हम लोगों ने मिड टर्म में कितने पढ़े हैं और क्लास 8 में हम लोगों ने फाइनल टर्म में कितने पढ़ने हैं। सही है, तो ये आप लोगों का बुक है। सही है, अब हम लोगों ने ये हमारे पास चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में से हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मिड टर्म में। अब चैप्टर नंबर 1 है, ये हमारे पास है मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है लॉगरिथम, और इसके बाद पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है वो है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर। सही है, तो ये 5 चैप्टर्स हैं। अब मिड तक हम लोगों ने ये पढ़ने हैं। ये हमारे पास मैथमेटिक्स पोर्शन हो गया, ये हमारे पास ज्योमेट्री, और ये हमारे पास थ्योरम। तो इसमें पूरे का पूरा आप लोगों का जो बुक है वो पूरे का पूरा आ गया, मतलब आप हर एक पोर्शन को पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सही है, पूरी बुक में हमारे पास क्या क्या है। इस वजह से मैंने इसको ऐसे बनाया है कि पहले मैथमेटिक्स, फिर ज्योमेट्री और फिर हम लोगों ने थ्योरम्स का भी पढ़ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट 8 में जो है मैथमेटिक्स पोर्शन पढ़ लेते हैं तो फिर उसको पता नहीं चलता कि ये थ्योरम क्या चीज़ है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो हम करते हैं वो क्या चीज़ है। तो हर एक से मैंने एक चैप्टर डाला हुआ है ना, थ्योरम से भी एक चैप्टर डाला हुआ है, ज्योमेट्री से भी, और 3 चैप्टर हमने मैथमेटिक्स से डाले हुए हैं। सही है, अच्छा, तो चैप्टर नंबर ये 5 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 8 में, लेकिन 3 चैप्टर रह जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास टाइम कम हुआ मिड टर्म में तो हम लोग इसको 4 कर देंगे, और 4 हम लोग फिर फाइनल में पढ़ लेंगे। सही है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कोर पढ़ेंगे तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने इसको 5 किए हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट को आप लोग, किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों के पास रियल नंबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन को देखें, द मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है कि रेक्टेंगुलर मेथड से आपका ये अरेंजमेंट हुआ होता है। रेक्टेंगुलर का तो पता है आप लोगों को कि इसके आमने सामने जो साइड्स होते हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 2 2 है, तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल्स भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर इसलिए कह दिया गया है कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है इसमें। सही है, अब ये क्या कहते हैं कि ए मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एरे होंगे, इसके अंदर जो है इनक्लोज रियल नंबर, अंदर रियल नंबर्स होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और वो किस में होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ईच नंबर इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम एंट्री ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ये नंबर्स हैं, ये नंबर है, ये नंबर है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अच्छा, आप ज़रा सिंपल तरीके से सुन लें कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएं, सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रियल नंबर हो और वो अरेंज हो तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। सही है, सिंपल डेफिनेशन इसका ये है। अब ये देखो, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, ये भी हमारे पास स्क्वायर में मौजूद है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे हमारे पास क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। सही है, मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रो एंड कॉलम्स। अब इसमें हमारे पास रो क्या है और कॉलम्स क्या है।
रो हमारे पास होते हैं वो हॉरिजेंटली लाइन को कहते हैं, और जो हमारे पास कॉलम होते हैं वो हमारे पास वर्टिकली लाइन को कहते हैं। अब ये मेरे पास देखो, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो और ये है थर्ड रो। इसमें हमारे पास 3 रो मौजूद है। अब ये देखो, फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम। तो इसमें हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम्स मौजूद हैं। तो आप लोग ये देखेंगे हर एक मैट्रिक्स में आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए कि हमारे पास मैट्रिक्स में रो कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। अब देखो इसमें कितने रोज़ हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, 2 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं वर्टिकली अब देखेंगे 1 एंड 2, 2 कॉलम हैं। अब इसमें देखें फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, इसमें हमारे पास 2 रोज़ मौजूद है, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 3 हमारे पास इसमें कॉलम। तो 2 रो है और 3 कॉलम से। इसमें देखिए वही फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो 3 रो है और 3 कॉलम से। इसमें क्या कहते हैं, रो और कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, द रोज ऑफ ए मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मतलब क्या है, ये हॉरिजेंटली है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन। तो इसमें हमारे पास 3 रो है तो ये हॉरिजेंटली होते हैं। एंड द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स रन वर्टिकली, और जो कॉलम होते हैं वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। टू मेक द ऑर्डर मोर क्लियर, let us consider the following matrix। अब देखो ये क्या है, ये रो है, ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है, ये रो है। तो इसको हम लोग कहते हैं रो। अब ये जो है ये कॉलम 1 2 3, जब हमारे पास वर्टिकली होते हैं तो वो कॉलम होते हैं, और जब हॉरिजेंटली होते हैं तो वो हमारे पास रो होते हैं। तो ये रो और कॉलम्स की समझ आ गई। अब किसी भी मैट्रिक्स में आप लोग रो और कॉलम्स को देख सकते हैं कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम्स हैं। अच्छा, रो और कॉलम्स को हम लोग जब देखते हैं तो इसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो इसके हमारे पास होते हैं ऑर्डर फॉर डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स है, तो आप लोगों का क्या होगा, वो आप लोगों का कॉलम्स या रो हो गए। अब देखो यहाँ पर ये ए है, इसमें देखो ये 3 2 3 -1 0 1 एंड 5 ऐसे है ये मेरे पास। ए इज इक्वल टू, सही है, 2 3 1 0 1 5, सही है। अब इसको देखो, ये मेरे पास हो गया। अब देखो ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो, ये मेरे पास क्या है, सेकंड रो। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर हमारे पास होता है रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो इसमें कितने रोज हैं, 1 एंड 2। तो रोज के नीचे आप लोग लिख ले रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। इसमें 3 कॉलम्स हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसमें 2 रो हैं इस मैट्रिक्स में और 3 कॉलम हैं। फिर हम लोग इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, 2/3, तो ये इसका ऑर्डर आ जाता है, सही है। इसी तरह अगर कोई और नंबर ले ले, जैसे ये मैंने लिया हुआ था ऐसे कि A B C and 2। अब देखो इसमें 2 रो है तो ऑर्डर क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 रो और 2 कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर की समझ आ गई कि इसमें हम लोग रो और कॉलम की तादाद को लिखते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर आप लोगों का रो होना चाहिए और सेकंड नंबर आप लोगों का कॉलम होना चाहिए, सही है। अगर ये मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, अगर इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर हम लोगों ने रो का लिखना है और सेकंड नंबर हम लोगों ने कॉलम का लिख देना है। तो ये आप लोगों का हो गया ऑर्डर, सही है। इसके बाद आप लोगों के पास है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। इक्वलिटी क्या होती है, एक हमारे पास होता है इक्विवेलेंट, एक हमारे पास होता है इक्वल। एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विवेलेंटी। अब इक्विवेलेंट का क्या होता है, इक्विवेलेंट
मैट्रिक्स और दूसरा है इक्वल मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंट है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये, एक ए है दूसरा बी है। अब इसमें देखो, इसमें भी दो रो हैं, इसमें भी दो रो हैं, इसमें भी दो कॉलम हैं और इसमें भी दो कॉलम हैं, लेकिन यहाँ पर देखो इसके नंबर चेंज है। 2 3 1 5 3 2 -2 5 6 1 5 6, तो नंबर्स चेंज हो गए। अगर एक नंबर भी चेंज है तो भी ज़रूरी नहीं कि 2 3 या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर या सारे नंबर चेंज हो, नहीं, अगर एक नंबर भी चेंज हो गया तो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट बन जाता है। रो हमारे पास कॉलम्स इसके रो और कॉलम्स हमारे पास बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं कि रो और कॉलम्स बराबर होंगे, मतलब इसमें जितने रोज़ हैं जितने रोज़ ए में मौजूद है उतने रोज़ बी में भी मौजूद होंगे, जितने कॉलम्स ए में मौजूद है उतने कॉलम्स बी में भी मौजूद होंगे, लेकिन इसके नंबर डिफरेंट होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है हमारे पास। देखो जैसे मैंने लिखा कि रो कॉलम्स इज इक्वल टू रो कॉलम्स, अगर इसके रो और कॉलम्स और इसके रो कॉलम्स हमारे पास सेम हो एंड नंबर विल बी डिफरेंट, और नंबर हमारे पास डिफरेंट हो, नंबर हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। अगर नंबर डिफरेंट हो और इसके रो और कॉलम सेम हो तो हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। सही है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इसमें हमारे पास डिफरेंट ये है कि इसमें रो सेम होगा, कॉलम भी सेम होगा। ये बात तो दोनों में सेम है, इक्विवेलेंट और इक्वल और इक्विवेलेंट में। लेकिन डिफरेंट क्या है कि यहाँ के नंबर सारे के सारे सेम होंगे, 1 2 3 1 2 3 5 7 9 5 7 9, इन दोनों के नंबर सेम होंगे और इन दोनों के नंबर डिफरेंट होंगे। तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और इसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। सही है। और इस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए हमारे पास है 1 3 5 2 4 7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 + 1 5 1 + 1 4 और 7। अब देखो ये दोनों सेम है, ये 1 है दूसरा 3 है, तो अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो ये मेरे पास 3 बन जाएगा, अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो हम इस तरह भी दे सकते हैं कि अगर ए का मैट्रिक्स ये है, बी का मैट्रिक्स ये से, इसको पहले ऐड करें कि ये हमारे पास इसके बराबर आता है, या सब्ट्रैक्ट करें, अगर बराबर आता है तो हम कहते हैं कि ये इक्वल है, अगर बराबर नहीं आता तो हम लोग कहेंगे कि इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट और इक्वल में आप लोगों को डिफरेंशिएशन का पता चल गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप लोगों ने इसमें सिर्फ ये बता देना है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास रो और कॉलम्स की जो तादाद है वो हमारे पास सेम होती है। सही है। और रेक्टेंगुलर में हमारे पास सेम नहीं होती। सही है। जैसे अब देखो यहाँ पर ये अगर मैं करूँगा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो इसमें कितने रो हैं? 1 2, 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम हैं। तो देखो इसमें रोज भी हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं। तो जब रोज इक्वल टू कॉलम्स आ जाएं तो वो हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। जब रो और कॉलम्स की तादाद सेम हो तो वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, ये है। सही है। तो अगर इसको हम लोग करें
अच्छा, बी की जो वैल्यू है वो है 63 माइनस 152। तो अब देखो यहाँ पर इसमें रोज कितने हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं। ये आप लोगों ने नहीं लिखना कि रोज कितने और कॉलम्स कितने, हम लोगों ने डायरेक्ट बता देने कि ये हमारे पास कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो इसमें कितने रो है, 1 and 2, 2 रो हैं, तो हम लोग लिखते हैं 2। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो देखो रो नॉट इक्वल टू कॉलम्स, टू नेट इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास जब रो और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ये दोनों सेम होंगे रो और कॉलम्स, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास ये डिफरेंट होंगे। जब डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सारे और इसी में कर देता हूँ। देखो इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम्स। तो दोनों रो और कॉलम सेम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ आप लोगों ने लिख देना है कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर। अभी देखो एक रो है और एक कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको देखो, एक रो है पर कॉलम 2 है, 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर। अब ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड रो, और ये एक कॉलम, तो इसमें 2 रो है और एक कॉलम है, तो ये भी हमारे पास चेंज हुई, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर। इसमें हमारे पास रो और कॉलम की तादाद चेंज हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर, और जिसमें हमारे पास सेम हो तो उसको हम कहते हैं, इसमें हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें ऑर्डर फाइंड करने के, इसमें इसका ऑर्डर क्या आता है। ऑर्डर मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ये एक मैं करवा देता हूँ डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट नंबर पार्ट 1 2 -1 3 4 2, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या आता है। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, रोज रिप्लाई बाय कॉलम्स। अब देखो ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो। तो फर्स्ट रो क्या आता है, 2। अब देखो ये एक रो, ये 2 रो, 2 रो इसमें आ गए, कॉलम 1 2 3, इसमें 3 कॉलम, तो इसका लिख सकते हैं 2/3 इसका ऑर्डर है। ये ऑलरेडी मैं समझा भी चुका हूँ। तो आप लोगों का ऑर्डर क्या गया, 2/3, मतलब रो और कॉलम्स की तादाद को लिख के लिख देना है सी, और बीच में बाय लिखना है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, ये देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, एक रो है और एक कॉलम है, तो हम लोग लिख लेंगे इसका क्या जाएगा, 1/1, इसका मैट्रिक्स यूँ आ जाएगा, इसका ऑर्डर ये आ जाएगा 1/1, क्योंकि इसमें एक रो है और एक कॉलम है। अब इसको देखो 1 2, 2 रो है, 1 2 3 और बाय 3 कॉलम्स। इसको देखें 1 2 3, 3 रो है और 1 2 और 2 कॉलम है, तो 3/2 आ जाएगा। ये देखिए 1 और 1 2, तो 1/2 आ जाएगा। इसको देखें 1 2 3, 3 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो 3/3 आ जाएगा। आप लोगों ने जस्ट ये लिखना है कि इसमें रोज कितने हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं, सही है। अब ये है गिव द फॉलोइंग्स इन एलिमेंट्स, ये ऐसा आप लोगों ने इसको फाइंड कर देना है, लेकिन इसको आप लोग छोड़िए, मैं दोबारा कल करवा दूंगा क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। इसको देखिए ज़रा, 4 नंबर को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैंने समझा दिया कि इक्वल क्या होता है, जिसके
रो और कॉलम्स भी सेम और जिसके एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे देखो यहाँ पे है 1 5 1 3 2 5 4 3, ये दोनों तो सेम नहीं है। 1 5 1 3, इसको देखो 1 और 1 को प्लस करो 2 हो जाएगा, सही है। 3 और 2 को प्लस करो तो 5 हो जाएगा, 4 अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये तो ये नहीं है, ये दोनों हमारे पास सेम है। देखो 2 है 1/2 बन जाएगा, 5 है तो ये दोनों प्लस करो तो 5 बन जाएगा, ये 4 है तो ये 4 है, और ये 3 है और इन दोनों को प्लस करो तो 3 बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी का मैट्रिक्स जो है बी इक्वल टू सी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, तो बी जो है वो सी के बराबर है एंड ए जो है वो डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, 5 को देखिए 5 है तो 2 है और 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, और ये है 1 तो ये भी 1, और ये है 3 और ये है 3। तो आप लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू डी, ए और डी का मैट्रिक्स जो है इक्वल है और बी और सी का मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है, सही है। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें और इसको आप लोग करें, सही है। ये आप लोगों का होमवर्क भी है, आप लोग कॉपी में भी लिखें। और जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जब आप लोग वो स्टार्ट करें, कॉपी स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें, तो इसमें सबसे पहले आप लोग डिफिनीशन लिख के, ये मैट्रिक्स की डिफिनीशन ये मैंने आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक समझा दिया है। इसके बाद जो है इसके साथ एक एग्ज़ाम्पल, रो और कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं है, सही है। इक्वल एंड इक्वल। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सही है। इसमें आप लोगों ने जस्ट लिख देना है कि इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, तो ये आप लोगों ने लिखना है। और सेकंड नंबर में आप लोगों ने ऑर्डर बता देना है कि ये कौन सा ऑर्डर है, 2/1 है 1/, इसमें रो और कॉलम्स कितने की तादाद क्या है, तो वो आप लोगों ने लिखने जिस मेथड से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, सही है। और आप लोगों को फिर भी कोई इसमें से कोई मसला हो तो इसके आंसर जो है आप लोगों की बुक में मौजूद है, तो वहाँ से आप लोग करके फिर बुक में देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, सही है। और फिर आप लोग करें क्वेश्चन नंबर 4 के इसमें इक्वल क्या है और इक्वलेंट क्या है, सही है, वो भी आप लोग इसमें से कर सकते हैं, सही है। ये आप लोगों ये वीडियो जो है आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड की जाएगी और वहाँ से आप लोगों को फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर लें, जो भी मसला हो तो मैं सिम्प्लीफाई कर दूँगा, सही है। अगर आप लोगों को इस मेथड की समझ नहीं आती, कोई दूसरा मेथड समझ आता है तो वो बता दें, उस मेथड से समझाऊँगा, सही है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।